हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज, शाहजहाँपुर। आज हम सेकंड लेसन ये स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समायोजन सहित अंतिम खाते, यानी कि फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स, आप ये लोग ये समझिएगा कि ये जो चैप्टर है आपका वो 10th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है, और आगे हाई क्लासेस जो हैं बीकॉम में भी ये चैप्टर हुआ करता है, और बीबीए क्लास में भी हुआ करता है, एमबीए क्लास में भी हुआ करता है। और तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जब आप 10th क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बड़े क्लासेस में भी आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। मैं इस चैप्टर को बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा और आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। तो समायोजन सहित अंतिम खाते, पहले हम समझते हैं आखिर ये समायोजन होता क्या है। देखिए, समायोजन का मतलब होता है, आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब अकाउंटिंग प्रोसेस आपका अकाउंटिंग प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले आप लेन देन करते हैं और लेन देन को रोजनामचे यानी कि जर्नल में लिखा जाता है। जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं हम, यानी कि खाता बही में पोस्टिंग होती है। उसके बाद तलपट बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझिए, जब आपने लेन देन किया है तो लेन देन में जिस लेन देन का रिकॉर्ड आपने जर्नल में यानी कि रोजनामचे में लेखा कर लिया है, वही आपके खाता बही में गया होगा। खाता बही में गया होगा तो तलपट में भी वही गया होगा। कभी कभी कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी होती हैं कि कोई लेखा करने से हमारा छूट जाता है, या कोई लेखा होता है तो वो अपूर्ण लेखा होता है। तो जब अपूर्ण लेखा हुआ या लेखा करने से छूट गया तो वो लेखा तो हमारा तलपट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका हमने जब जर्नल ही नहीं बनाया तो लेजर में पोस्टिंग भी नहीं हुई। लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई तो वो तलपट में भी नहीं गया है। अब आप लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए जो खाते बनाते हैं उन्हें हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, जिसमें आप पहला खाता ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको सकल लाभ देखने को मिलता है। फिर आप शुद्ध लाभ देखने के लिए लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उससे आपको शुद्ध लाभ देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति पता चल जाती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कोई लेखा करने से छूट गया तो वो तलपट में तो लेखा है नहीं, और लेखा जब तलपट में ही नहीं गया है तो ऐसी कंडीशन में जो आपका शुद्ध लाभ, सकल लाभ या आर्थिक चिट्ठा है, आर्थिक स्थिति है, वो सही प्रदर्शित होना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मजदूरी के 5,000 रुपये, एक मजदूर ने आपके यहाँ मजदूरी की और उसके 5,000 रुपये बने। ठीक है, अब वो 5,000 रुपये अभी आपने पेमेंट नहीं करा। जब पेमेंट नहीं करा तो आपने उसका लेखा भी नहीं बनाया जर्नल में। जर्नल में लेखा करने से आपने छोड़ दिया, मान लो। अब लेखा करने जब जर्नल में छूट गया तो उसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई। लेजर में जब पोस्टिंग नहीं हुई तो उसका तलपट में भी लेखा नहीं हुआ। अब तलपट में जब लेखा नहीं हुआ तो 5,000 रुपये जो मजदूरी के उसके बने थे, क्योंकि उसने आपके यहाँ काम कर दिया था इसलिए मजदूरी उसकी बनी, तो लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं दिया, तो वो 5,000 रुपये जब मजदूरी के आप व्यापार खाते में नहीं लिखेंगे, क्योंकि तलपट में नहीं लिखा हुआ इसलिए आप व्यापार खाते में भी नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जब गलत आया, सही स्थिति ग्रॉस प्रॉफिट की पता नहीं चल पाई आपको, तो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट भी आपका सही स्थिति में प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आर्थिक चिट्ठा भी फिर सही स्थिति प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों को जो पूर्ण रूप से छूट जाते हैं, या कभी कभी होता अपूर्ण रूप से कुछ छूट गया, जैसे सपोज कर लीजिए एक एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ वर्क कर रहा था और उसको आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी देते थे, तो 12 महीने की सैलरी उसकी आपकी बनी 1,20,000, लेकिन अभी आपके पास 1,00,000 रुपये थे, तो 1,00,000 रुपये सैलरी का आपने जब दिया तो एंट्री आपने बनाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट यानी कि वेतन खाता ऋणी और रोकड़ खाते का। तो जब 1,00,000 रुपये से एंट्री बनाई तो 1,00,000 रुपये ही आपके जर्नल में 1,00,000 रुपये लिखे गए, तो खाता बही में भी 1,00,000 रुपये लिखे जाएंगे। और खाता बही में जब 1,00,000 रुपये लिखे गए तो तलपट में भी 1,00,000 रुपये जाएंगे। लेकिन रियल क्या है, रियल ये है कि 12 महीने उसने काम किया तो 12 महीने का वेतन उसका 1,20,000 रुपये बना।
जब 1,20,000 रुपये वेतन के आप लिखेंगे, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट्स 1 साल की स्थिति 1 साल का आपको प्रॉफिट पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और पीएल अकाउंट से 1 साल के रिज़ल्ट आपको पता चलता है। जब आप खर्चे ही 10 महीने के लिख रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें आपने 1 साल पूरे 12 महीने की लिखी, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉफिट की जो स्थिति है, जो लाभ हानि की स्थिति है, वो सही प्रदर्शित नहीं होगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को, यानी कि जो 5,000 रुपये मजदूरी के थे या जो आपका 20,000 रुपये सैलरी के वेतन के देना थे, इसे नीचे एडजस्टमेंट में नीचे तलपट के नीचे लिख दिया जाता है। जब हम फाइनल अकाउंट्स अंतिम खाते बनाते हैं तो इन नीचे लिखी हुई मदों को भी फाइनल अकाउंट्स में शामिल कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और समायोजित कर लेते हैं। तब समायोजित हो जाती है तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है व्यापार की, वो हमें पता चल जाती है उसको शामिल करने के बाद। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे, समायोजन सहित अंतिम खाते। तो अब यहाँ पर ही आप ध्यान रखिएगा, कोई भी समायोजन है, जैसे कि समायोजन की हम जर्नल एंट्रीज अगर बनाएंगे तो जर्नल एंट्रीज यानी कि जो आपका रोजनामचा बनता है वो दोहरा लेखा प्रणाली पर बनता है, डबल एंट्री सिस्टम पर बनता है, डुअल एंट्री सिस्टम पर। तो डुअल एंट्री सिस्टम में यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, ऋणी और धनी 2 पक्ष होते हैं, एक चीज़ ऋणी होती है और एक चीज़ धनी होती है। अब ऋणी और धनी यानी कि ऋणी का धनी होता है, डेबिट का क्रेडिट होता है, क्रेडिट का डेबिट होता है। तो अब डेबिट और क्रेडिट जब 2 होते हैं तो कोई भी आपका जो जर्नल है वो 2 खातों में प्रविष्ट होगा, 2 खातों में लिखा जाएगा, उससे 2 खाते आपके इफेक्टिव होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 20,000 रुपये सैलरी के देना है तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि वेतन खाता ऋणी और अदत्त वेतन खाते का, ये एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर एक तो ऋणी है, एक धनी है, तो इसमें 2 खातों में ही पोस्टिंग होगी इसकी, एक तो वेतन खाते में और एक अदत्त वेतन खाते में। तलपट में भी अगर इसको पोस्ट करेंगे तो 2 जगह जाएगा, एक तो वेतन खाता यानी कि वेतन खाता का ऋणी शेष आएगा, डेबिट शेष आएगा तो उसे डेबिट में लिखेंगे वेतन, और आउटस्टैंडिंग यानी कि अदत्त वेतन का क्रेडिट शेष आएगा तो उसे तलपट के धनी में। तो 2 जगह गई है। अब जब हमारी ये समायोजन में लिखी होती है तो समायोजन को आपको डायरेक्ट एडजस्ट करना है, तो डायरेक्ट एडजस्ट करते समय भी इसे कम से कम 2 जगह लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी 2 जगह एंट्री हुआ करती है, तो इसलिए समायोजन हमेशा 2 जगह एंट्री होती है। और जो एंट्रियां ऑलरेडी बन चुकी हैं तलपट में दी होती हैं, तलपट की जो भी मदें होती हैं उनको केवल 1 जगह लिखा जाता है। अब वो 2 जगह कौन कौन सी होती हैं, एक जगह जब तलपट की चीज़ें हैं वो तो या तो अगर तलपट के डेबिट में दी हुई हैं तो या तो वो व्यय होंगे या संपत्ति होंगी, यानी कि या एक्सपेंसेस होंगे या एसेट्स होंगी। और अगर क्रेडिट में दी हुई है धनी पक्ष में तो या तो वो लाइबिलिटीज होगी यानी कि दायित्व होंगे, और या फिर वो इनकम्स होंगी। तो आप समझ लीजिएगा, जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो या तो व्यापार खाते के ऋणी में लिखे जाते हैं, व्यापार खाते के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे हैं। और जो एसेट्स होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी जाती हैं। लेकिन जो क्रेडिट में अगर तलपट की दी हुई हैं, धनी पक्ष में दी हुई हैं, वो या तो लाइबिलिटीज होती हैं या इनकम्स होती हैं। तो इनकम्स को या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, या फिर लाभ हानि खाते के यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा उसको। और जितने लाइबिलिटीज होते हैं तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पक्ष में, लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है उसको। अब तलपट के नीचे जो एडजस्टमेंट दी होती हैं वो 2 जगह लिखी जाती हैं, या तो वो व्यापार खाते के ऋणी में और संपत्ति में लिखी जाएंगी, या फिर लाभ हानि खाते के ऋणी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के ऋणी, या उधर दूसरे संपत्ति या एसेट्स में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। ये समझ लीजिए, वो एडजस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि उसे एसेट्स में लिखना है या लाइबिलिटीज में लिखना है। ऐसे ही इनकम्स में अगर लिखी जाएगी तो व्यापार खाते के धनी में यानी कि क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा, दूसरी तरफ बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप सारे स्टूडेंट आप कोशिश ये करिएगा कि अभी तक तो मैंने हिंदी में पढ़ाया था, क्योंकि
ये पता नहीं चल पाया था कि आप हिंदी में या इंग्लिश में, लेकिन आगे जितनी भी पढ़ाई होती है आपकी 11th-12th में जाइएगा तो क्वेश्चंस और थ्योरी सब आपको हिंदी में दी होती है, यूपी बोर्ड में भी, लेकिन हमें सॉल्व इंग्लिश में करना होते हैं क्वेश्चन। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश को भी यूज़ करेंगे और धीरे धीरे करके हम अपनी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करेंगे। तो आज मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड भी आपको साथ साथ में बोलता जा रहा हूँ, उसे इंग्लिश में भी आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। और आज जो मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा वो भी इंग्लिश में ही आपको बनवाने की कोशिश करूंगा, और आप भी कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में आप बना पाएँ, इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट की थोड़ी परिभाषाएँ हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने बताया वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ भी जानिए, ये लिखा हुआ तो इसमें लिखा व्यापार की पुस्तकों में अपूर्ण या ना लिखे गए लेन देनों को नियमानुसार लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। यानी कि जो अपूर्ण रूप से लिखा गया है, जो नहीं लिखा गया, तो उसे नीचे दिया होता है तलपट के ट्रायल बैलेंस के, और उनको नियमानुसार जब हम लिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समायोजन कहलाते हैं। इस प्रकार जो लेखे किए जाते हैं वो समायोजन लेखे कहलाते हैं। इसको आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और वही जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही इसमें लिखी होंगी। इसके बाद अंतिम खातों में समायोजन के संबंध में 2 खातों के लेखे किए जाना, वो भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि तलपट के नीचे जो चीज़ें होती हैं उन्हें 2 जगह लिखा जाता है, कहाँ कहाँ लिखा जाता है वो। अब समायोजन के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? अंतिम खाते बनाते समय समायोजन लेखे करने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है चालू वर्ष से संबंधित समस्त आय एवं व्ययों का लेखा करना। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया था कि किसी एम्प्लॉयज़ की 12 महीने की सैलरी 1,20,000 बनी थी, आपने 1 लाख रुपए दे दिए। अब 1 लाख रुपए अगर आप वेतन के 1 लाख रुपए वेतन सैलरी को वेतन कहते हैं, तो सैलरी के आपने 1 लाख रुपए अगर लिखे तो इसका मतलब वो 12 महीने का व्यय नहीं लिखा आपने, 10 महीने का लिखा। तो 2 महीने का व्यय उसमें और जोड़कर लिख दीजिएगा तो वो 12 महीने का व्यय हो जाएगा। और जब 12 महीने का पूरा व्यय लिखेंगे, 12 महीने की पूरी इनकम लिखेंगे, तो चालू वर्ष से संबंधित समस्त आय एवं व्ययों का लेखा आप कर देंगे। तो एडजस्टमेंट करने का यही उद्देश्य होता है कि चालू वर्ष के समस्त व्यय और लेखे लिख जाएं। दूसरा होता है शुद्ध एवं पूर्ण लेखे करना, यानी शुद्ध लेखे हो जाएं और पूर्ण रूप से हो जाएं, यानी कोई अधूरा ना रह जाए। वर्ष का शुद्ध एवं सही लाभ हानि ज्ञात हो जाए, क्योंकि जब आप 10 महीने के वेतन से अगर वर्ष का लाभ ज्ञात करेंगे तो पूरे वर्ष का सही लाभ या सही हानि प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, जब 2 महीने का और ऐड कर दिया तो पूरे 12 महीने के खर्चे लिख दिए जाएंगे, 12 महीने की इनकम आएगी। जब हो जाएगी तो जो प्रदर्शित होगा वो पूरे वर्ष का सही और शुद्ध लाभ ज्ञात हो पाएगा। व्यापार की आर्थिक स्थिति सही सही ज्ञात हो पाएगी तभी जब एडजस्ट कर लेंगे। अज्ञात जोखिमों एवं हानियों के लिए भी संचय बना दिया जाता है इसमें। जैसे अज्ञात जोखिमों एवं हानियों का मतलब होता है, जैसे आपने देनदार कौन होते हैं? देनदार को इंग्लिश में डेटर्स कहते हैं, और डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम उधार माल बेचा करते हैं। तो उधार माल बेचते हैं तो डेटर्स को उधार माल बेचा, तो कभी कभी उसमें कुछ बेईमान डेटर्स भी होते हैं जो हमारा रुपया मार लेते हैं। तो हमें कुछ संभावना होती है कि कुछ रुपया हमारा मर जाए, तो उसके लिए भी हम संचय बना लेते हैं समायोजन के थ्रू। व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का उचित मूल्य पर लेखा करना, ये भी इससे उचित मूल्य पर लेखा हो जाया करता है। और खातों की त्रुटियों एवं गलतियों को सुधार हो जाता है। पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था करना, ये कुछ समायोजन के जो हैं वो उद्देश्य हुआ करते हैं। और इसके बाद देखिए आता है हमारे जो प्रमुख समायोजन आपको करने को आएंगी, जो देखने को मिला करेंगी, उसको मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिखा है, थोड़ा सा उसे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम रहतिया। पहली समायोजन जो आपको करना पड़ेगी वो अंतिम रहतिये की आएगी। अंतिम रहतिया मोस्टली जो लिखा जाता है वो तलपट के जस्ट नीचे लिखा होता है कि जैसे सपोज कर लीजिएगा 1 जनवरी से आपका व्यापार शुरू हुआ, तो 1 जनवरी से आपने जब व्यापार शुरू किया तो व्यापार में माल खरीदा है और बेचा है, तो खरीदने की भी एंट्रियाँ हो रही हैं आपकी, बेचने की भी एंट्री हो रही हैं, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर को जब एकदम से आपका बिजनेस ईयर ख़त्म हुआ, तो एकदम से जब ईयर ख़त्म हुआ तो 31 दिसंबर के बीच में कहीं पर भी जो बचा हुआ माल है उसकी एंट्री नहीं हो पाई थी। तो 31 दिसंबर को जब आपने मूल्यांकन किया तो जो एंट्री हुई थी, जो आपने जर्नल में एंट्री करी थी, उसके तो खाता बही में भी पोस्टिंग हो गई और तलपट भी बन गया, तो तलपट में सारी चीज़ें चली गई। लेकिन जो अंतिम दिन पे आपने माल का मूल्यांकन किया वो आपका रह गया, एंट्री करने से रह गया, तो उसे नीचे समायोजन में लिख दिया जाता है कि इतने रुपए का अंतिम रहतिया। तो वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। मोस्टली ये
समायोजन में नीचे ही दिया होता है एडजस्टमेंट में, और उसे हमें एडजस्ट समायोजन का लेखा करना पड़ता है। तो दूसरा आता है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय कौन से व्यय होते हैं? ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो हमें मिल चुकी हैं लेकिन अभी उनका भुगतान हमने नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे यहाँ एम्प्लॉय वर्क करता है, कोई कर्मचारी वर्क करता है और उसने 12 महीने तक हमें सेवाएं दी, लेकिन हमने उसे अभी केवल वेतन 10 महीने का ही दिया, 2 महीने का वेतन हमारे ऊपर रह गया। तो हमें जो खर्चों का पैसा देना है, अभी पेमेंट कर नहीं पाए हमें, है वो इस साल से रिलेटेड ही, चालू वर्ष से संबंधित है, लेकिन पेमेंट उसका अभी नहीं हुआ, तो उसे हम अदत्त व्यय कहते हैं। पूर्व दत्त का व्यय का मतलब है अभी हमें सेवाएं नहीं मिली हैं, किसी समय किसी एम्प्लॉइज़ को एडवांस में पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो हमें सेवाएं बाद में देगा और पैसे हमने पहले दे दिए, तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। उपार्जित आय का मतलब होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है, अर्न तो कर ली है, लेकिन हमें प्राप्त तो नहीं हुई है, ऐसी इनकम उपार्जित आय कहलाती है। अनुपार्जित आय का मतलब है अभी हमने कमाई नहीं है, हमने अभी उसकी सेवाएं नहीं दी हैं, लेकिन एडवांस में हमें मिल गई आय, तो ऐसी अनुपार्जित, अनएक्रूड या अनअर्नड इनकम कहलाती है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा इन्हें समझें क्या क्या कहते हैं। अंतिम रहतिये को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, अदत्त व्यय को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, पूर्व दत्त व्यय को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, उपार्जित आय को एक्रूड इनकम कहते हैं और अनुपार्जित आय को अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। इसके बाद देखिएगा संपत्तियों पर ह्रास यानी कि डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रीशिएशन क्या होता है? जैसे सपोज कर लीजिएगा 1 जनवरी को आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए खरीदी, अब वो मशीन चलती 1 लाख की मशीन खरीद के लाए, उसकी तो आपने जर्नल एंट्री बना ली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मशीनरी खाते में भी इसकी पोस्टिंग हो गई, कैश खाते में भी इसकी पोस्टिंग हो गई, कैश अकाउंट में भी, और जब मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो गई तो ये तलपट में भी चला गया, लेकिन 1 साल तक घिसती रही। 31 दिसंबर को जब आपने देखा कि वो 20,000 रुपये की मशीन घिस गई, अब मशीन जो बची है वो केवल 80,000 रुपये की बची, तो इस घिसावट को जो कहते हैं हम, वो कॉमर्स की लैंग्वेज में, कॉमर्स की भाषा में हम ह्रास कहते हैं। तो ये ह्रास की कहीं पर जर्नल एंट्री नहीं बनी है, जब जर्नल नहीं बनी है तो उसके लेजर में पोस्टिंग है, इन खाता बही भी नहीं बनी है, और खाता बही में जब नहीं गया तो तलपट में भी नहीं गया। ये जब तलपट में नहीं गया तो इसको नीचे हम एडजस्टमेंट में लिख देते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 20%, बिल्डिंग पर 5% या फर्नीचर पर 10%, ऐसे नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है ये, तो इसे क्या कहते हैं हम? डेप्रिसिएशन ऑन असेट, जो घिसावट होती है। पूंजी पर ब्याज, एक मालिक ने पूंजी तो लगा दी है व्यापार में, और व्यापार में जब पूंजी लगाता है तो व्यापार के लिए वो दायित्व होता है, व्यापार के लिए वो क्या होता है? दायित्व, क्योंकि व्यापार ने मालिक से पैसा एज ए, थोड़ा तो ये समझ सकते हैं कि इंटरनल उधारी है, ये आंतरिक उधारी है, मालिक से पैसा उधारी है। अब व्यापार जब 1 साल इस पर बीत जाता है तो वैसे तो मालिक ने पूंजी लाभ के उद्देश्य के लिए लगाई है, लेकिन व्यापार उसे भी एज ए कर्ज की तरह समझता, तो उस पर पूंजी पर ब्याज दिया करता, तो व्यापार के लिए पूंजी पर ब्याज जो होता है वो व्यय होता। तो अगर उस पर 10% ब्याज दिया तो वो वर्ष के अंत में ही कैलकुलेट होता, तो ये एडजस्टमेंट में लिखा होता है। और इसके बाद आता आहरण। आहरण क्या होता है? ड्राइंग, यानी कि पूंजी को कैपिटल कहते हैं और इंटरेस्ट ब्याज को कहते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई है। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जब मालिक को निजी प्रयोग के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि व्यापार में पूंजी उसने जितना पैसा था उसने व्यापार में लगा दिया, तो अब निजी प्रयोग के लिए जब ज़रूरत पड़ती है व्यापार से पैसा निकालता है, या माल की ज़रूरत पड़ती माल निकालता है, या और ज़रूरत पड़ती है जैसे उसने अपने व्यापार से पैसा निकाल के कोई अपनी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा करा रखा, उसके पैसे जमा करे, अपने बच्चे की फ़ीस जमा करी, तो इस सब को हम क्या कहेंगे? जब हम निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालें या माल निकालें तो उसे हम आहरण कहते हैं। और आहरण जैसे कि व्यापार ने पूंजी पर ब्याज दिया है, ऐसे ही मालिक से भी व्यापार पूंजी आहरण पर ब्याज लिया करता है। अगर हम बात करें तो पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए व्यय होता है, क्योंकि वो दे रहा है, उसके लिए खर्चा है, लेकिन आहरण पर ब्याज व्यापार को मिला करता है, तो व्यापार के लिए वो इनकम है, आय है। अब यहाँ पर भी हम समझ लें, देखिए एक होती है हमारी पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की जो प्रिंसिपल है या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये बताता है कि मालिक अलग है, ओनर व्यापार से अलग होता है, पृथक है। जब पृथक होता है तभी वो व्यापार को जो पूंजी देता है वो एज ए लोन देता है। इसीलिए पूंजी जो होती है वो व्यापार के लिए दायित्व होती है, वो इंटरनल दायित्व होती है, मालिक का पैसा देना है।
ठीक है। तो इसी अवधारणा के अनुसार आहरण जो है, आहरण मालिक के ऊपर पैसा होता है व्यापार का, क्योंकि व्यापार से मालिक ने निकाला है। तो आहरण पर मालिक व्यापार को जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो मिला करता है, और आहरण पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो व्यापार के लिए इनकम होती है। इनकम यानी कि आय होती है। इसके बाद आता है 9 नंबर पे अप्राप्य या अशोध ऋण। इसे इंग्लिश में बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स का मतलब, डेट्स का मतलब होता है हमारा कर्ज, हमारा लोन, यानी कि हमने देनदारों को जो उधार माल बेचा है, तो उधार माल बेचा है तो उसका पैसा हमें मिलना है, और जब मिलना है तो वो हमारे लिए एज ए एसेट्स है। अब कभी कभी होता क्या है, कुछ उसमें बेईमान डेटर्स थे या कुछ और थे जिन्होंने कुछ पैसा हमारा मार लिया और हमें कुछ पैसा प्राप्त तो नहीं हुआ। तो जो हमें प्राप्त नहीं होता है उसे कहते हैं हम अप्राप्त ऋण या अशोध ऋण, बैड डेट्स। एक आता है अशोध तथा संदिग्ध ऋणार्थ संचित, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमारे पिछले अनुभव हमें बताते हैं कि कुछ देनदार जो हम उधार माल बेचते हैं, उनमें से कुछ देनदार हमारा पैसा मार लेते हैं। तो जब पैसा मार लेते हैं तो उसके लिए कुछ हम पहले से ही रिजर्व बना लेते हैं, यानी कुछ रुपया यानी कि देनदारों में से कम कर देते हैं और उसे एज ए खर्चे की तरह दिखा देते हैं, यानी कि जो मरने की संभावना हो। ऐसे को हम क्या कहेंगे, अशोध तथा संदिग्ध ऋणार्थ संचित। अब आता है देनदारों पर छूट के लिए संचय, यानी कि कुछ हम देनदारों को, जो देनदार हमें पैसा देते हैं, तो हम उन्हें जल्दी पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उसके लिए हम सोचते हैं कि कुछ लोग हमें जल्दी भी पेमेंट दे देंगे तो उन्हें हम कुछ छूट दे देंगे। तो ये कहलाता है देनदारों पर छूट के लिए संचय, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके बाद सेम इसी तरह के, जब हमने उधार माल बेचा है तो उधार माल हमने खरीदा भी था, और जब हमने उधार माल खरीदा था, जिन लोगों से हम उधार माल खरीदते हैं तो उनका पैसा हमें देना होता है, और वो हमारे लिए दायित्व होते हैं, जिन्हें हम लेनदार कहते हैं या इंग्लिश में क्रेडिटर्स कहते हैं। तो क्रेडिटर्स, क्योंकि लेनदार हैं, लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज है तो इनको पैसा हमें देना है। जब पैसा हमें देना है तो अब हम अगर टाइम से पेमेंट इनका दे दें या जल्दी पेमेंट दे दें तो ये भी हमें कुछ डिस्काउंट दिया करते हैं, और ये डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए एज ए इनकम हुआ करती है। इनकम की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है, अब हम ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का उपचार कैसे करेंगे, समायोजन को कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कोई भी एडजस्टमेंट है वो कम से कम 2 जगह लिखी जाती है, कम से कम 2 जगह। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि एडजस्टमेंट को 2 जगह लिखना है, और इसलिए आप ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट को 2 जगह लिखा जाता है। और उसी तरह से अब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि आखिर एडजस्टमेंट जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। तो पहली ट्रीटमेंट जो आती है समायोजन का उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पहला आता है आपका, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया अगर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो अंतिम रहतिया, देखिए ध्यान दीजिए, अंतिम रहतिये में हमारा पैसा लगा है, हमने माल खरीदा था, खरीद के उतना पैसा लगा दिया, हमारा पैसा उसमें लगा हुआ है। तो हमारा पैसा कहीं भी लगा हो, चाहे बैंक में हो, चाहे संपत्ति में हो, चाहे मशीनरी में हो, चाहे फर्नीचर में हो, चाहे किसी के ऊपर हो, चाहे कैश हमारे पास नगद रखा हो, वो सब हमारी एसेट्स होती है। तो सबसे एसेट्स का मतलब संपत्ति। एसेट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, संपत्ति, हिंदी में कहते हैं संपत्ति एसेट्स को। जैसा कि आपको पता, बैलेंस शीट में 2 साइड होती हैं, एक तो लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज दायित्व पक्ष, लाइबिलिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, दायित्व। तो लाइबिलिटीज पक्ष साइड यानी कि दायित्व पक्ष, और दूसरा होता है एसेट्स यानी कि संपत्ति पक्ष। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा पैसा लगा है तो वो हमारी क्या है, संपत्ति है। तो इसे कहाँ लिखेंगे, एक तो संपत्ति में लिख देंगे। ठीक है। दूसरा जो है आप ध्यान रखें, दूसरा आपको पता है ओपनिंग स्टॉक। जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा, जब हमने हमारा फाइनेंशियल ईयर, या जो ईयर है, जो वर्ष है हमारा, या कैलेंडर ईयर, जब हमारा वर्ष शुरू हुआ था, उस समय जो हमारा स्टॉक बचा हुआ था उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो है प्रारंभिक रहतिया जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक को प्रारंभिक रहतिया। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, यानी कि व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है।
ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो अंत में बच गया तो उसे कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी कि व्यापार खाते के धनी पक्ष में लिखा जाएगा ये। तो दो जगह कहाँ कहाँ पहुँच गया ये, एक तो एसेट्स में लिख देंगे और दूसरा कहाँ लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए कभी कभी आपका जो है अंतिम रहतिये का दो मूल्य दिए होते हैं, एक होता बाजार मूल्य और एक होता लागत मूल्य। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अंतिम रहतिये को जो लिखा जाता है वो बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो दोनों में कम वैल्यू होती है उस पर लिखा जाता है। कौन सा मूल्य लिखा जाता है, जो दोनों में कम होता है। अब इसकी भी एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है, ठीक है। और इसका जो सिद्धांत होता है वो होता है रूढ़िवादी अवधारणा। क्या कहते हैं इसे हम, रूढ़िवादी अवधारणा। तो रूढ़िवादी अवधारणा को, रूढ़िवादी अवधारणा यानी कि तो रूढ़िवादी अवधारणा हमें ये बताती है कि लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम वैल्यू होगी उस पर अंतिम रहतिये को लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है आपका अगला आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है अदत्त व्यय। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ किसी वर्कर ने यानी किसी एम्प्लॉयज़ ने वर्क किया, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, तो 12 महीने की सैलरी उसकी 1,20,000 रुपये बनी थी। 1 लाख रुपए तो आप दे चुके हैं, तो वो तो दे दिया है, ठीक है। 1 लाख रुपए तलपट में वेतन लिखा हुआ था और आपने वेतन को, आपको पता है वेतन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, यानी कि लाभ हानि खाते की ऋणी में आपने 1 लाख रुपए लिख दिए। अब देखिए जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो किसी ना किसी से रिलेटेड होती हैं, किसी ना किसी व्यय से, किसी ना किसी इनकम से, किसी ना किसी एसेट से, किसी ना किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो जिन पर एडजस्टमेंट हुआ करती है उसको आप अमाउंट में नहीं लिखेंगे बल्कि अंदर कॉलम में लिख देंगे और उसके नीचे 1 लाइन या 2 लाइन एडजस्टमेंट करने के लिए भी छोड़ देंगे। एडजस्टमेंट का मतलब ही सीधा सीधा सा ये होता है कि उस संबंधित व्यय में या तो एडजस्टमेंट को ऐड करा जाएगा, जोड़ा जाएगा, या एडजस्टमेंट को लेस किया जाएगा, घटाया जाएगा, माइनस करा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नीचे लिखा हुआ है, जब आपकी 12 महीने की सैलरी 1,20,000 उसकी बनी थी, तो इसका मतलब नीचे एडजस्टमेंट में आप लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये या अदत्त व्यय 20,000 रुपये। इसका मतलब है 20,000 रुपये अभी देना है आपको। अब बताइए ज़रा, 20,000 रुपये देना है तो आपकी पूरे 12 महीने की सैलरी जो बनी वो 1,20,000 बनी ना। तो 1,20,000 जब लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तभी तो आपका पूरे वर्ष का खर्च कंप्लीट होगा, तभी चालू वर्ष का पूरा खर्चा होगा, तभी चालू वर्ष का सही लाभ या हानि ज्ञात हो पाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो 20,000 रुपये देना है उससे हमारी सैलरी बढ़ेगी तो ऐड कर लीजिए। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो आप क्या करेंगे, सैलरी में जोड़ दीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये। अब जोड़ के टोटल अमाउंट 1,20,000 धनराशि में अमाउंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 20,000 रुपये देना है तो आपके ऊपर किसी का कर्ज है। कर्ज का मतलब होता है दायित्व, दायित्व को इंग्लिश में कहते हैं लाइबिलिटीज। तो इस 20,000 रुपये को जो जोड़ा है उस अमाउंट को लिखेंगे, 20,000 को लाइबिलिटीज में लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रूल बन गया है, जितने भी अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो संबंधित व्यय में जोड़ दिए जाते हैं और जो अमाउंट आपने जोड़ी है, टोटल अमाउंट नहीं, जितना जोड़ रहे हैं, जितना ऐड कर रहे हैं, उस अमाउंट को दूसरी जगह कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज पक्ष में लिख देंगे, दायित्व पक्ष में लिख देंगे, ठीक है। जैसे मजदूरी का आउटस्टैंडिंग था तो मजदूरी का मतलब वेजेस में आउटस्टैंडिंग को वेजेस में जोड़ देंगे, और सैलरी का है तो सैलरी में जोड़ देंगे, रेंट का है तो रेंट में जोड़ देंगे, कमीशन का है तो कमीशन में, रिपेयर्स का है रिपेयर्स में। और दूसरी साइड में लाइबिलिटीज में उसी के नाम से, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस का है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट का है तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा। लाइबिलिटीज का मतलब
दायित्व पक्ष में और बैलेंस शीट का मतलब आर्थिक चिट्ठे में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा कि आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। मान लो रेंट का आपका 12 महीने के 60,000 रुपये बने थे, ठीक है। आपके मकान मालिक को पैसों की ज़रूरत थी और उसने आपसे 2 महीने का एडवांस ले लिया, यानी कि 60,000 की जगह आपने 70,000 का पेमेंट कर दिया। तो देखिए आपको अभी सेवाएं प्राप्त नहीं हुई, अभी आप मकान में, आपकी जो बिजनेस है वो किराए के बिल्डिंग में चल रहा था, तो अभी आपका सर्विस सेवाएं आपको नहीं मिली हैं, 2 महीने बाद मिलेंगी, लेकिन पेमेंट आपने पहले ही दे दिया। जब पेमेंट आपने पहले ही दे दिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपने जब 60,000 रुपये का पेमेंट करा तो जर्नल एंट्री आपने 60,000 की बनाई, आपकी जो लेजर में पोस्टिंग भी 60,000 की हुई और ट्रायल बैलेंस में भी आपका 60,000 चला गया। ज़रा ध्यान दीजिए पूरे साल का आपका खर्च कितना है, 50,000 है, सॉरी 12 महीने के 60,000 हैं, लेकिन आपने लिख दिए 70,000, आपने 70,000 पेमेंट कर दिए, 10,000 ज़्यादा कर दिए, ठीक है। तो 10,000 रुपये जो ज़्यादा कर दिए तो आपने जर्नल में भी 70,000 का एंट्री बनाई और लेजर में भी आपने 70,000 की पोस्टिंग करी 70,000 की और ट्रायल बैलेंस में भी 70,000 चला गया। अब बताइए पूरे एक साल के जो 12 महीने का रेंट है वो तो 60,000 है। अब 60,000 है तो यानी कि 10,000 वहाँ पर ज़्यादा लिखे हुए हैं। अगर आपने ज़्यादा लिखे रहने दिए तो आपका जो प्रॉफिट है वो सही नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति आपको सही नहीं पता चल पाएगी, ना ही बैलेंस शीट की स्थिति सही पता नहीं चल पाएगी। तो आपने क्या करा, नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया प्रीपेड। प्रीपेड का मीन्स पहले दे दिया आपने 10,000 रुपये। तो अब जो ज़्यादा दे चुके उसे क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो माइनस कर दीजिएगा जिस रेंट में से 10,000 रुपीज़, और जब आपने ज़्यादा दे दिए तो इसका मतलब हमारा रुपया, बिजनेस का रुपया किसी व्यक्ति के ऊपर है। हमारा रुपया जब किसी के ऊपर होता है तो वो हमारी एसेट्स होती, तो दूसरी तरफ कहाँ लिख देंगे, इसे एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे। तो क्या इसका रूल बना, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो संबंधित व्यय में से माइनस करेंगे, लेस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग को प्लस करके लाइबिलिटीज में लिखेंगे और प्रीपेड को माइनस करके संबंधित व्यय से एसेट्स में लिखेंगे। तो 2 एडजस्टमेंट हो गई आपकी क्लियर। थर्ड एडजस्टमेंट आती है आपकी, अब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके आदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या है। पहला आता है आशय, ये व्यय, ये आदत्त व्यय कौन से होते हैं, ये वे व्यय होते हैं जिनका अंतिम खाते बनाने की तिथि तक भुगतान नहीं हो पाता, और ये वे व्यय होते हैं जिनका अंतिम खाते बनाने की तिथि तक भुगतान कर दिया जाता है, यानी कि एडवांस में भुगतान कर दिया जाता है पूर्वदत्त व्ययों का। वित्तीय वर्ष से संबंधित, ये चालू व्यापारिक वर्ष से संबंधित होते हैं, ये आगामी वर्ष से, क्योंकि एडवांस दिया है तो पूर्वदत्त व्यय जो होते हैं वो आगामी वर्ष से होते हैं। लेखा विधि, इनको व्यापार एवं लाभानी खाते में संबंधित व्यय की मद में जोड़कर दिखाया जाता और पूर्वदत्त व्यय को घटाकर दिखाया जाता, माइनस कर दिया जाता, लेस कर दिया जाता। इनको आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है आदत्त व्यय को, और पूर्वदत्त व्यय को जो है वो संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब सपोज कर लीजिए हमें इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है, इंटरेस्ट हमने कमाया, अर्न किया, और 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो मान लो 12,000 रुपये बना था। अब हमें 10,000 तो मिल गया, अभी 2,000 रुपये हमें इंटरेस्ट का मिलना है, यानी कि हम अर्न तो कर चुके हैं, इसी ईयर का है वो इंटरेस्ट, चालू वर्ष का है, लेकिन 2,000 अभी मिला नहीं है। तो उसे नीचे एडजस्टमेंट में किस नाम से लिखा होगा, उपार्जित ब्याज या एक्रूड इंटरेस्ट, 2,000 रुपीज़। अब ये मिलना है तो इसी वर्ष से संबंधित है ना। अब आपका जब 10,000 से ही आपने जर्नल एंट्री बनाई होगी, 10,000 लेजर में गया होगा, 10,000 ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस से इंटरेस्ट, क्योंकि ये जब इनकम है, इनकम जो है आपकी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखी होगी, तो हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया 10,000 रुपये। अब 2,000 अभी आपको मिलना भी है, वो भी इसी वर्ष से संबंधित हैं, तो इस वर्ष से संबंधित है, तो टोटल इस वर्ष की इनकम जो आपकी वो 12,000 हुई। तो आप उस 2,000 नीचे जो उपार्जित लिखा हुआ 2,000 की आपने इंटरेस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। किधर ऐड कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जब मिलनी है ये इनकम तो ये रुपया हमारा किसी के ऊपर है, और हमारा जब किसी के ऊपर होता है तो वो हमारी एसेट्स होती है, तो दूसरी साइड में कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में।
तो क्या रूल बना, जितनी भी इनकम है तो जो समायोजन में दी गई उपार्जित आय को लाभानी खाते के धनी यानी क्रेडिट पक्ष में संबंधित इनकम में जोड़ दिया जाता, रिलेटेड इनकम में इसे ऐड कर दिया जाता और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दी जाती। ऐसी अनएक्रूड इनकम वो इनकम होती जो हमें एडवांस में मिल गई। जैसे हमारे 12,000 रेंट बना था, 12,000 की जगह सपोज कर लीजिए हमें 14,000 मिल जाते, तो 2,000 रुपये हमें एडवांस में मिल गया था। एडवांस में मिल गया तो इस साल का तो हमारा 12,000 है, तो 2,000 क्या करेंगे आप माइनस करेंगे तभी तो 12,000 बचेगा, तो 2,000 रुपये को माइनस कर देंगे। और दूसरा, जब हमें एडवांस में मिल गया तो हमारे ऊपर किसी का पैसा, और हमारे ऊपर जब किसी का पैसा होता है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, दायित्व में लिखते हैं। तो क्या करेंगे इसका समायोजन में, यानी कि एडजस्टमेंट जब करेंगे इसका, तो अनएक्रूड इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जो रिलेटेड इनकम्स है उसमें से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। देना है पैसा इसलिए लाइबिलिटी दोगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा इस पर भी डिफरेंस की बात हम कर लें। उपार्जित आय यानी कि एक्रूड और अनअर्न्ड या अनएक्रूड भी कहते हैं इसको। पहला आशय, यह वह आय होती है जो व्यापारी द्वारा अंतिम खाते बनाने की तिथि तक कमाई जा चुकी है। कमा तो ली हमने, लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। अनुपार्जित आय वह आय होती है बनाने की तिथि तक कमाई नहीं है, यानी कि कमाई नहीं है लेकिन प्राप्त हो गई है, ये अनएक्रूड होती है। इसके बाद प्राप्ति, ये चालू वर्ष में प्राप्त नहीं होती है, ये चालू वर्ष में प्राप्त हो जाती है अनएक्रूड वाली। लाभानी खाते, इसे लाभानी खाते में संबंधित आय में जोड़कर दिखाया जाता है और जो अनएक्रूड होती है उसे माइनस करके यानी कि लेस करके दिखाया जाता है। इसे जो है एसेट्स में दिखाते हैं बैलेंस शीट के, और जो अनएक्रूड होती है उसे कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटीज में दिखाते हैं। इसके बाद आता है साहब डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अभी मैंने आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बताया था कि एक साल में सपोज कर लीजिएगा 1 जनवरी से आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होता है, या 1 अप्रैल से होगा तो 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो 1 अप्रैल से अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है आपका, तो 1 अप्रैल को सपोज कर लीजिए एक मशीन आपने 1 लाख रुपए खरीदी और 1 साल तक उसका यूज़ करा, आपकी फैक्ट्री में चलती रही। उसके बाद जो है उस 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 80,000 रुपये की रह गई घिसते घिसते। तो ये 1 साल में जो घिस गई है, जो 20% आपकी, अगर 1 लाख का 20% देखें तो 20,000 रुपये हुआ, तो 80,000 रहने का मतलब है 20% उसमें घिसावट आ गई। तो इस घिसावट को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन से जो है मशीन की वैल्यू कम हुई है, तो मशीन जितनी भी है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन सबको हमने एसेट साइड में लिखा होगा क्योंकि ये हमारी संपत्तियाँ हैं, एसेट्स हैं। और एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन से कम होती है, तो डेप्रिसिएशन को एक तो एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, और दूसरा हमारे व्यापार के लिए क्या है, व्यय है, खर्चा है। और खर्चे जितने भी होते हैं वो या तो व्यापार खाते में लिखे जाते हैं या लाभानी खाते में लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस खर्चे को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और एसेट्स में से माइनस कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। इसके बाद आता है देखिए जिन स्टूडेंट से मेरी फाइनल अकाउंट्स की जो पहली वाली वीडियो है वो नहीं देखी है, उसको भी देख लीजिएगा, जिसे फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट आपके समझ में आ जाए। फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे तो दोनों आपके फाइनल अकाउंट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी देखिएगा, समायोजन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने 5 लाख रुपए किसी व्यापार में लगाए, अब उस व्यापार ने मेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब है इंटरेस्ट से जो कैपिटल है वो बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि व्यापारी ये समझ रहा है कि ये कैपिटल जो है हमने कहीं से उधार ली है। उधार लिया है तो यानी कि 5 लाख रुपए तो उसने उधार लिया था, और 5 लाख पर 10% इंटरेस्ट देगा, तो अब 5 लाख से ज़्यादा वापस करना पड़ेंगे। 10% अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल के बाद 5,50,000 रुपये वापस करना पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल जो लिखी जाती है यानी कि जिसे हम पूंजी कहते हैं, तो पूंजी जो लिखी जाती है वो आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखी होगी आपने। तो उस लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अगर 10% है तो 5 लाख का 10% 50,000 बना, 50,000 उसमें ऐड कर दीजिएगा। अब बताइए ये व्यापार के लिए व्यय है या इनकम है, क्योंकि व्यापार इसको चार्ज कर रहा, दे रहा है, देगा, तो इसलिए इसके लिए ये व्यय है। तो व्यय को किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जितने भी व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट में लिखे जाते हैं, और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट में लिखी जाती हैं।
जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। ऐसे इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जो है वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाएंगी, ठीक है। और डायरेक्ट इनकम कह सकते हैं, या जो सेल है क्लोजिंग स्टॉक है उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या एडजस्टमेंट होगा, भाई ड्राइंग जो है मालिक ने पैसा निकाला है, अब निकाला है तो व्यापार उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा, तो व्यापार को पैसा ज़्यादा मिलेगा अब 1 साल के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, ड्राइंग बढ़ जाएगा, ड्राइंग में ऐड कर देंगे। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो व्यापार के लिए इनकम है, इनकम जो जाती है वो इनकम को जो लिखा जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो क्या एडजस्टमेंट होगा इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग में ऐड कर देंगे और ड्राइंग में ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस टोटल अमाउंट को कैपिटल में से माइनस करा जाएगा। किसमें से, कैपिटल में। देखिए क्या क्या ऐड होता है कैपिटल में, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, एक नेट प्रॉफिट ऐड होता है। अगर नेट लॉस आता है तो उसे माइनस कर देते हैं और उसमें से और माइनस क्या क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी वो सारी अमाउंट को कैपिटल में से, कैपिटल जो ऐड करने के बाद आई उसमें से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक तो ड्राइंग में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में, और दूसरा जो है पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाए। अब आता बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा, जैसे सपोज कर लीजिए आपने किसी डेटर्स को उधार माल 50,000 रुपये का बेचा, ठीक है। अब 50,000 रुपये का उधार माल बेचा और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि इस पर 10% जो है वो बैड डेट्स हो गया। तो 10% बैड डेट्स का मतलब है 5,000 रुपये 10% आया, तो 5,000 रुपये आपके मर गए। या डायरेक्ट ये कह दे एडजस्टमेंट में 5,000 रुपये बैड डेट्स, देनदारों पर 5,000 रुपये बैड डेट्स हो गया, देनदारों पे कहे या खाली बैड डेट्स कह दे तो इसका मतलब 5,000 रुपये मर गए आपके। तो 5,000 रुपये जो है देनदारों में से माइनस कर देंगे, एसेट साइड में डेटर्स लिखेंगे और डेटर्स में से इसको माइनस करेंगे। और 5,000 रुपीज़ जो बैड डेट्स है वो बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये हानि है, लॉस है, या लॉस एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और इनकम्स और जो प्रॉफिट है या गेन है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे और डेटर्स में से माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए आता है हमारा ये अशोध तथा संदिग्ध ऋणार्थ संचिति। ये क्या होती है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मैंने आपको बताया था कि व्यापारी के जो पिछले अनुभव हैं वो अनुभव उसे ये बता रहे हैं कि कुछ रुपया हमारा मरने का संदेह है उसे, कि कुछ रुपया हमारा मर जाएगा ऐसा संदेह है, और उस संदेह को ही अशोध तथा संदिग्ध ऋण के लिए कुछ वो व्यवस्था कर लेता है, कुछ संचय बना लेता है, ठीक है, जिससे हमारे लाभ हानि खाते की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की जो वास्तविक स्थिति है उसे प्रकट हो सके। तो इसका भी ट्रीटमेंट वही होता है, जैसे 5% रुपया मरने की संभावना है या 2% रुपया मरने की संभावना है, इसे हम न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कहते हैं। ये न्यू में रिजर्व बना रहे हैं, तो न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स जैसे 5% बनाना है, तो हमारे डेटर्स जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था 50,000 के डेटर्स थे, उसमें से 5,000 तो पहले ही से बैड डेट्स हो चुका है, उसे आपने माइनस करके लिख दिया, और 5% आप और संदिग्ध बना रहे हैं, तो अब जो बची हुई अमाउंट है 45,000, तो 45,000 का 5% यानी कि 2,250 रुपये आप माइनस कर देंगे न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम से, उसे भी डेटर्स में से माइनस करके, और जो बैड डेट्स आपने पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख चुके हो उसी बैड डेट्स में इसे भी न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से ऐड करके लिख दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसे और समझिएगा सही से। देखिए पिछले बार भी आपने ये न्यू रिजर्व फॉर, लास्ट ईयर भी आपने न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाए थे, ठीक है, लेकिन मान लीजिएगा कि आपने संभावना तो व्यक्त की थी मरने की रुपए की। पिछले बार मान लो 2,000 रुपये की संभावना आपने की थी कि डेटर्स मार लेंगे पिछले बार के, लेकिन वो डेटर्स सारे ईमानदार थे और वो रुपया आपका मिल जाता है। तो मिल जाता है तो वो 2,000 रुपये जो डाउटफुल डेट्स में आपने न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पिछले साल लास्ट ईयर आपने बनाई थी, अब वो जब मरा नहीं तो पहले तो वो एक्सपेंसेस में दिखा दिया था, तो अब जब मरा नहीं तो वो आपकी इनकम बन जाएगी।
इनकम ये जो होती है ये ओल्ड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होती है। तो अगले साल का जो ट्रायल बैलेंस होगा, जो तलपट होगा, उस तलपट में ये इनकम का मतलब है तलपट के क्रेडिट साइड में लिखी होगी। अब तलपट के जब क्रेडिट साइड में ये लिखी होगी, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना है। आपके देखिए 5,000 रुपये तो बैड डेट्स हो गए थे इस साल करंट ईयर में, 2,250 रुपये न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गए, तो टोटल मिलाकर 5 और 2 7,250 हो गया, 7,250। अब 7,250 में जरा ध्यान दीजिएगा, 2,000 रुपये जो पिछले साल नहीं मरा था रुपया, वो एज ए इनकम का पड़ा हुआ, जिसे हम कहेंगे ओल्ड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो 7,250 में आपके 2,000 रुपये तो उस इनकम से कवर हो जाएंगे। तो अब आपका जो बचा हुआ 5,250, तो उस 5,250 का ही वास्तविक लॉस आपका रह गया है, जिसे आप लाभ हानि खाते के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए इसका मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताया भी था। यहाँ पर देखिएगा, एक मैंने करके दिखाया ये, ठीक है, ये पॉइंट्स को आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, या जो आपने पहले का बैड डेट्स है उसको आप ये पहले इसको लिख लेते हैं, फिर ये न्यू वाले को जोड़ लेते हैं, और फिर उसमें से ये माइनस लेस कर देते हैं ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स। जैसे कि यहाँ पर देखें, 5,000 रुपये मान लो पहले से था 2,250, ये था 5,000 और 2,250, आपका हो गया 7,250, और 2,000 माइनस करेंगे तो आपकी जो 5,250 बचे वो यहाँ पर आप अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ये यहाँ पर ऐसे लाइन बनी होगी, और ये आपका अमाउंट कॉलम है। यहाँ पर लिख देंगे 5,000 रुपये, यहाँ पर 2,250, टोटल करेंगे ये 7,250, और माइनस कर देंगे यहाँ पर 2,000 ओल्ड वाली। तो अब जो बचेगा उस अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता कि यहाँ पर 7,250 टोटल आ रहा है, यहाँ ओल्ड जो है वो 8,000 है, तो इसका मतलब इनकम ज़्यादा हो गई। इनकम जब ज़्यादा हो गई, यानी कितनी इनकम ज़्यादा हो गई आपकी, 750 रुपये, तो वो 750 रुपये इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में चली जाती है। तो क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे, यही इसी तरीके से क्रेडिट साइड में ऐसे ही बना के क्रेडिट साइड में जो 750 रुपये बचेंगे वो क्रेडिट में चले जाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिखा है, रिजर्व जो बचे बैड डेट्स में न्यू रिजर्व जोड़ देंगे और ओल्ड रिजर्व को माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगी वो रीडिंग में लिख दी जाएगी। लेकिन अगर ओल्ड रिजर्व ज़्यादा हो जाए तो माइनस का बचे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंग्लिश में ही पढ़िएगा आप, हिंदी में अब कोशिश करिएगा ना। बैड डेट्स, फिर न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, चाहे इसे ऊपर लिख दीजिए, इसे ऊपर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ओल्ड रिजर्व। तो अगर अमाउंट बचेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, अगर ऊपर वाली अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन जस्ट उल्टा हो जाए कि ऊपर वाली अमाउंट कम हो जाए, यानी कि ओल्ड वाली अमाउंट ज़्यादा है और न्यू वाले ये कम रह जाए, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स में से ये माइनस कर देते हैं, ठीक। अब आता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट का मतलब मैंने बताया था कि देनदार अगर समय पर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ हम उन पर डिस्काउंट दे देते हैं, तो डिस्काउंट से भी हमारे डेटर्स कम होते हैं। तो डेटर्स में से अब जो बची हुई अमाउंट है बैड डेट्स और रिजर्व फॉर बैड डेट्स के बाद जो बची हुई अमाउंट है उस पर डेटर्स पे जितनी % डिस्काउंट है उसे सॉल्व करते हैं और डेटर्स में से माइनस कर देते हैं एसेट्स में, और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है। ऐसे ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए इनकम होती। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जिनसे हमने उधार माल खरीदा था, तो इनका हमें पेमेंट देना है, तो ये लाइबिलिटीज में लिखे हुए हैं। तो लाइबिलिटीज में अब इनसे जब छूट मिली तो हमें कुछ पेमेंट कम देना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे लेनदार में से, यानी कि लाइबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं उसमें से माइनस करेंगे, लेस कर देंगे। और दूसरा, यह हमें इनकम हो गई क्योंकि ये हमें पेमेंट कम देना पड़ रहा, तो इनकम को जो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जितनी भी हो। इसके बाद देखिए अब हम एक कुछ चीज़ें और जानें।
अभी तो मैंने बताया था ये जो चीज़ें थी ये एसेट साइड में लिखी हुई हैं तो ट्रीटमेंट क्या किया जाता, वो सॉरी ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हैं तो वो सॉरी एडजस्टमेंट में लिखी हुई हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर इन्हीं चीज़ों को असेट्स ट्रायल बैलेंस में वो एडजस्टमेंट में ना लिखकर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ मिले आपको तो आप क्या करेंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में जो भी मदें लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको केवल एक जगह लिखा जाता, तो आप क्लोजिंग स्टॉक दो जगह नहीं लिखेंगे, आप केवल एक जगह लिखेंगे और वो एक जगह कौन सा होगा आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा केवल क्लोजिंग स्टॉक। कब? जब ये तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखा जाता है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिए हों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि अदत्त व्यय, तो इसे संबंधित व्यय में नहीं जोड़ा करते हैं बल्कि केवल लाइबिलिटीज साइड में यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिखेंगे केवल, ओनली, और कहीं नहीं, एक ही जगह लिखा जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट के केवल एसेट्स में लिखते हैं, एक्रूड इनकम को बैलेंस शीट के केवल एसेट्स में लिखते हैं, अनएक्रूड इनकम को बैलेंस शीट के केवल लाइबिलिटीज में लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में, तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है वह। बैड डेट्स अगर दिया हुआ है, अभी देखो बैड डेट्स नीचे एडजस्टमेंट में था तो डेटर्स में से भी माइनस करा था आपने और डेटर्स में भी माइनस करा था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखा था। लेकिन अब अगर ये बैड डेट्स केवल ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो केवल एक जगह जाना और एक जगह कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा बस। और जितना नीचे एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर बैड डेट्स दिया हुआ उसे डेटर्स में से ही माइनस करेंगे और इसी बैड डेट्स में लाकर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ओल्ड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो पुरानी होती है इसे हमेशा जो है ट्रायल बैलेंस में मोस्टली दिया होता है। ट्रायल बैलेंस में किधर दिया होता है, क्रेडिट साइड में, ओल्ड वाली, तो ओल्ड वाले को माइनस करा जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ ये चार्ट भी दिया हुआ है तो चार्ट भी हम थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चार्ट पे भी नज़र डालें। देखिए अंतिम रहतिया समझाता हूँ मैं, अंतिम रहतिया जब ये एडजस्टमेंट में दिया हो, एडजस्टमेंट का है ये तालिका, ठीक है, ट्रायल बैलेंस की नहीं है, तो अंतिम रहतिया जब दिया हो तो इसे कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के धनी में टिक करा हुआ है यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। दूसरा एसेट साइड पर टिक करा हुआ तो एसेट साइड में लिखा जाएगा, बाकी कहीं नहीं लिखा जाएगा। आदत्त व्यय संबंधित मद में जोड़ते हैं। अब या तो वो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की कोई संबंधित मद है उसका आदत्त व्यय है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जैसे बैजेज, कैरेज और फ्यूल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं तो इनसे रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग है तो संबंधित एक्सपेंसेस में जोड़ दिया जाता है। और दूसरा अगर ये पीएल अकाउंट से रिलेटेड है आउटस्टैंडिंग तो पीएल अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जैसे सैलरी, कमीशन, रेंट और रिपेयर्स, ये सब इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट के से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो वहाँ पर ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन एक ही जगह होगा, दो मतलब हो सकता है अलग अलग भी, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग का भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग बैजेस दिया हुआ तो ट्रेडिंग में बैजेस में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया तो पीएल अकाउंट में ऐड करेंगे सैलरी में। इसके अलावा इसको जो लिखा जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का आउटस्टैंडिंग हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आउटस्टैंडिंग हो, जोड़कर लाइबिलिटीज में लिख देंगे, एसेट्स में नहीं लिखा जाता। ऐसे ही पूर्वदत्त व्यय का भी वही है, संबंधित व्यय में ट्रेडिंग का है यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में दिया होगा उसमें से माइनस कर देंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रीपेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर देंगे और उसे एसेट साइड में लिखेंगे। इसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम को जो है या तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में होगी तो इसमें ऐड कर देंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में होगी तो इसको ऐड कर देंगे और कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में।
और अनएक्रूड इनकम्स है तो अनएक्रूड इनकम्स को माइनस करेंगे पीएल अकाउंट के क्रेडिट में और उसे कहाँ लिख देंगे, उसे कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटीज में देखो टिक करा हुआ। इसके बाद डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा और संबंधित संपत्ति में से माइनस कर दिया, जिस पर डेप्रिसिएशन मैंने लगाया उस पर माइनस कर देंगे। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देखिए टिक करा हुआ है और पूंजी में जोड़ देंगे। आहरण पर ब्याज पीएल अकाउंट के क्रेडिट में टिक किया हुआ है और आहरण में जोड़कर सारी अमाउंट को पूंजी में से, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए आता है अशोध ऋण यानी कि बैड डेट्स। तो बैड डेट्स देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है और देनदारों में से घटा दिया जाता। अशोध ऋण संचय ये भी पीएल अकाउंट के डेबिट में और देनदारों में से घटा दिया जाता है, डेटर्स में से। ऐसे ही छूट के लिए जो है वो भी डेबिट साइड में लिखा जाता है और डेटर्स में से माइनस कर दिया जाता है। अब ये अशुद्ध ऋण जो है ये दोनों पीएल अकाउंट में एक साथ में जोड़कर लिख दिया करें और जो डिस्काउंट है उसे अलग से लिख दिया करें। इसके बाद देखिए लेनदारों पर, तो लेनदारों पर जो है पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा और इसे कहाँ पर, लेनदारों में से घटा देंगे लाइबिलिटी साइड में। थोड़ा सा मैं इसे आपको एक बार इसका फ़ोटो भी आप खींच लीजिएगा अच्छे से, ये यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ क्लियर हो जाए। इसमें मोस्टली का चार्ट भी बना हुआ है तो इस चार्ट को देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था श्री गोविंद के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा इसी तिथि को आर्थिक चिट्ठा तैयार करना। देखिए हिंदी में क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाया था, आज मैं पूरे क्वेश्चन को इंग्लिश में आपको समझाऊँगा, ठीक है। इंग्लिश वर्जन में आप सीखें इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रारंभिक रहतिया दिया, क्रय दिया हुआ, अब विक्रय वापसी दी हुई है, देनदार दिए हुए हैं, सारी चीज़ें असेट्स दिया हुआ है और इसके अलावा पूंजी दी हुई है, लेनदार कमीशन, ये सारे। नीचे देखें एडजस्टमेंट, सबसे पहला काम हमारा इसमें देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन को दिया हुआ है, हिंदी में आप सेल्फ करिएगा और मैं इंग्लिश में आज समझाता हूँ, इंग्लिश में ही आपको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला काम देखिए ये है कि आप देखिएगा एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं यहाँ पर, एक दी हुई है 31 मार्च 2010 को अंतिम रहतिया। तो अंतिम रहतिया जैसा कि आपको पता है ये किसी में ऐड और लेस नहीं होता, किसी में जुड़ता घटता नहीं है, बल्कि इसको अलग से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है एसेट्स में 13, जब समायोजन में हो तो दो जगह लिखा जाता है, एक तो एसेट्स में लिखा जाएगा और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट करेंगे हम। एक आता अशुद्ध ऋण के लिए संचित 48 रुपये, 48 रुपीज़। तो 48 रुपीज़ रिजर्व, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 48 रुपये। तो इसे आपको मैंने पीछे समझाया था कि इससे हमारे देनदार कम होते हैं, जब हमें मरने की संभावना है ये रुपए को, तो 48 रुपये से देनदार कम होंगे और दूसरा हमारे लिए ये व्यय है, तो व्यय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा और डेटर्स में से कम होगा। तो इसे डेटर्स में कम करना ना, अब अगर आप, सबसे पहला काम है कि आप डेटर्स पे टिक कर लीजिएगा, जिसमें कम बढ़ करना है तो उन पर पहले टिक कर लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि डेटर्स पे कुछ कम बढ़ करना है। तो यहाँ पर ले गए आप और आपने ये डेटर्स था, ऐसे ही बुक पर भी आप जब क्वेश्चन हो क्वेश्चन पे टिक कर लिया करें, ये था आपका डेटर्स, ठीक है। ये मैंने डेटर्स पे टिक कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट समायोजन एडजस्टमेंट मैं देखूंगा, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वेतन के 20 रुपये तथा मजदूरी के 10 रुपये देना है। देने का मतलब है आउटस्टैंडिंग आदत है, तो इन दोनों पर भी टिक करना है आपको। किस किस पर, वेतन और मजदूरी। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमने ये लिया और ये मजदूरी पर टिक कर दिया आपने, ये और ये वेतन पर टिक कर दिया। देखिए टिक करने से हमें ध्यान रहेगा कि इसमें कुछ ऐड और लेस होना है, इसलिए। इसके बाद देखिए आता है पूर्वदत्त टैक्स, तो इस टैक्स पे भी टिक कर दीजिएगा। ये आता है आपका टैक्स, टैक्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये टैक्स का आ गया था आपका, ये इस टैक्स पे टिक कर दिया, ठीक है। इतना टिक करने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
और एक चीज़ हमें देखना है, क्रय वापसी और विक्रय वापसी को और देखना है। देखिए विक्रय वापसी क्वेश्चन में दी हुई है, और ध्यान रखिएगा विक्रय हमेशा क्रेडिट में हुआ करता है, तो विक्रय वापसी आपको ढूंढनी है तो डेबिट में ढूंढा करें। तलपट में भी डेबिट में लिखी होती, क्रय डेबिट में दिया हुआ, क्रय वापसी को क्रेडिट में देखा करें। क्रेडिट में नहीं दी इसका मतलब क्रय वापसी नहीं है। आप क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रारंभिक रहतिया दिया है जिसे इंग्लिश में ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो सबसे पहला काम है ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। देखिए आपने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 1260 रुपये, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि इस पर टिक नहीं किया हुआ, तो इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, 1260 रुपये आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका परचेज। नेक्स्ट जो दिया हुआ क्रय दिया हुआ, क्रय को इंग्लिश में परचेज कहते हैं, तो परचेज लिख दिया आपने। ये भी डेबिट में लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के। ये आपने ऊपर लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर गोविंद फॉर द ईयर एंडेड। मैंने बताया था यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं 31 मार्च 2010। तो यहाँ पर परचेज इंग्लिश में कहते हैं इसे 4950 रुपीज़, इसे भी डेबिट में लिख दिया आपने। इसके बाद देखिए आता है क्रय के बाद देखिएगा परचेज के बाद आता है आपका परचेज हो गई, ये कितनी अमाउंट 4950। उसके बाद देखिए विक्रय वापसी आई है, तो आपको देखिए विक्रय वापसी विक्रय में से सेल्स में से माइनस होगी। तो पहले सेल्स को कहाँ लिखते हैं, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर की एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख दीजिएगा सेल्स रिटर्न। देखिएगा सेल्स रिटर्न लेस मीन्स घटाना, सेल्स रिटर्न यहाँ पर 90 रुपीज़ लिख दीजिए, एक लाइन ऊपर छोड़ दीजिए, जब आएगी तब उसको लिख लेंगे। आप इधर उधर कूद के मत जाइएगा, नहीं तो कोई ना कोई अमाउंट रह जाती है। डेटर्स, तो डेटर्स 1200 रुपये हैं, तो देनदार को इंग्लिश में डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स देखिए एसेट्स होते हैं हमारे, लेकिन इस पर हमने टिक करा था, समायोजन थी। तो डेटर्स को देखिए यहाँ पर 1200 रुपये ये अंदर लिखा है, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस, एडजस्टमेंट का मतलब है कुछ माइनस करना या कुछ प्लस करना, इसलिए हम अंदर लिखेंगे। जिन पर भी हमने टिक करा उनको अंदर लिखेंगे, डेटर्स 1200 रुपये। इसके बाद देखिए नीचे ऊपर 2-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा आप डेटर्स से पहले, जितनी भी करंट असेट्स होती हैं उसको ऊपर लिखना लेते हैं, ठीक है। देखिए वैसे आंसर तो कहीं पे भी कुछ लिख लें, सब बड़ा आ ही जाएगा, आपका आ जाएगा, लेकिन एक क्रम होता है, क्रम को ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए अब क्या दिया हुआ, क्रय के बाद यहाँ पर डेटर्स के बाद आता है बिल्डिंग मशीन। तो बिल्डिंग पर ले लीजिएगा आप, बिल्डिंग यानी कि इंग्लिश में बिल्डिंग कहते हैं इसको, तो बिल्डिंग लिख लीजिएगा भवन को। देखिए बिल्डिंग 1200 रुपये, मशीनरी 1500 रुपये लिख दिया। इसके बाद देखिए आता है बिल्डिंग मशीनरी के बाद अब नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग मशीन फर्नीचर। फर्नीचर 480 एसेट्स में लिख देंगे। बीआर, जिन बिलों का पैसा मिलना है तो आपकी एसेट्स है, तो बीआर और फर्नीचर देखिए लिख दिया इसमें। बीआर ये लिख दिया आपने 600 रुपये और फर्नीचर आपका लिख दिया 480 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा फर्नीचर के बाद बीआर वेतन, सैलरी, वेतन को क्या कहते हैं सैलरी। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। देखिए यहाँ से हम ऊपर से ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादा बनता है बड़ा। तो नीचे देखिए हमने सैलरी लिख ली 480 रुपीज़, और सैलरी के बाद आपका टैक्स दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में टैक्स 60 रुपीज़ लिख देंगे। और वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। रेल भाड़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। तो देख लीजिएगा वेजेज, और आपकी वेजेज पे एडजस्टमेंट भी था और टैक्स पे भी एडजस्ट। वेजेज यहाँ पर 300 अंदर लिखेंगे, और इधर टैक्स जो है इसको भी अंदर लिखा जाएगा। टैक्स भी देखिए 60 रुपीज़ अंदर लिखा है। इसके बाद रेल भाड़ा यानी कि कैरेज, रेल फ्रेट कहते हैं, फ्रेट कहते हैं, ठीक है, भाड़े को, और ढुलाई को कैरेज कहते हैं। तो रेल फ्रेट ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70 रुपीज़, इसे बाहर लिख देंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका मजदूरी, रेल भाड़ा।
नगद रोकड़ और बैंक में रोकड़, ये सब आपकी करंट असेट्स हैं, चालू संपत्ति है, सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, एसेट्स में लिख देंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। 120 रुपीज़ था दोनों का ये अमाउंट, तो 120 लिख दिया। इसके बाद अशोध ऋण, अशोध ऋण देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, जब ट्रायल बैलेंस में दिया होता केवल एक जगह लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस। अशोध हो गया, मर गया पैसा तो मर गया, तो खर्चा है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट में। देखिए अशोध ऋण बैड डेट्स यहाँ पर लिख दिया, बैड डेट्स आपने ये लिख दिया, बैड डेट्स 90 रुपीज़। और मैंने आपको बताया था बैड डेट्स 90 रुपीज़, और बैड डेट्स पर भी ये एडजस्टमेंट है, क्योंकि जितना डेटर्स पे आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल एंड बैड है, बैड एंड डाउट, उसको इसमें ऐड कर लेते हैं न्यू वाले को, ठीक है, न्यू प्रोविजंस को, ठीक है, इसलिए इसको अंदर लिखेंगे। तो इस पर भी टिक कर दीजिएगा आप एडजस्टमेंट के लिए। डेटर्स पे जो एडजस्टमेंट होती है वो उस पर भी होती है बैड डेट्स की, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बैड डेट्स के बाद, बैड डेट्स हो गया ये आपका, बैड डेट्स आपका हो गया कितने रुपए का, 90 रुपीज़, बैड डेट्स 90 रुपीज़। इसके बाद देखिए आता है बैड डेट्स के बाद आता है आपकी कैपिटल। तो कैपिटल में देख लीजिएगा, कैपिटल लाइबिलिटीज में लिखी जाएगी, तो कैपिटल को ये आपने कैपिटल लाइबिलिटीज में लिख दी। वैसे कैपिटल को नीचे लिखा करें, सबसे नीचे, क्योंकि फिक्स होती है तो सबसे नीचे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। कैपिटल को 4500 रुपये लिख देंगे, अंदर लिखा करें, क्योंकि कैपिटल में कम से कम नेट प्रॉफिट तो आएगा ही। अब कैपिटल के बाद लेनदार, तो लेनदार देखिए क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होते हैं, तो क्रेडिटर्स को लाइबिलिटीज में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये क्रेडिटर्स लिख दिया आपने लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए बाहर लिख दिया। क्रेडिटर्स के बाद आते हैं आपके, इधर देखिएगा, क्रेडिटर्स के बाद आता है सेल्स। तो सेल्स को 7500 सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो ये सेल्स देखिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा 7500, उसमें से 900 माइनस कर देंगे, 7410 रुपीज़ आ गया ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विक्रय। इसके बाद कमीशन, कमीशन जब क्रेडिट में दिया होता तो इनकम होती है और जब डेबिट में होती तो एक्सपेंसेस। तो कमीशन क्रेडिट में है तो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 40 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ उससे पहले आपको सारी एडजस्टमेंट अब करनी है। तो एडजस्टमेंट में देखिएगा कौन कौन सी एडजस्टमेंट दी हुई हैं। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक की है, 1350 रुपये की, 1350। तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना है और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है। तो देख लीजिएगा इसको, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 1350 लिखा हुआ है, और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक 1350 रुपये, 1350 रुपये। इसके अलावा 1350 रुपये क्लोजिंग स्टॉक, 1350 रुपये, 1350 रुपये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और इसके बाद देख लीजिएगा 1350 रुपये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में अशोध ऋण 48 रुपीज़ है, तो 48 रुपीज़ आप डेटर्स में से माइनस कर दीजिएगा। तो क्योंकि पैसा मरने की संभावना है तो डेटर्स में से 48 रुपीज़ माइनस कर दिया। रिजर्व फॉर बैड एंड डेट्स 48 रुपीज़, और ये बैड डेट्स जो है इधर ला के PL अकाउंट के डेबिट में जो दिया हुआ है उसमें ऐड कर लेंगे 48 रुपीज़, 190 रुपीज़ ये पहले से लिखा हुआ था, 48 रुपीज़ न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। तो आपका टोटल 138 हो गया। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ओल्ड दी होती तो इसी में से, इस टोटल में से माइनस कर देते। इसके बाद आ जाता है, हाँ इसके बाद वेतन के 20 रुपये। तो वेतन यानी कि सैलरी का 20 रुपये देना है, मजदूरी के 10 रुपये देने हैं। तो वेतन के 20 रुपये देना है तो वेतन में जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 20 रुपीज़ जोड़ के 500 रुपीज़ आ गया। और आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है, देना है तो दूसरी जगह कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज में लिख देंगे।
कहाँ लिखेंगे? लाइब्रेरीज में देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग 20 रुपीज़, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, चाहे सारे आउटस्टैंडिंग को लिखकर एक साथ जोड़ के लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए आता है आउटस्टैंडिंग के बाद मजदूरी के 10 रुपये। तो मजदूरी के 10 रुपये जो है वो आउटस्टैंडिंग मजदूरी है, देना है तो मजदूरी बढ़ेगी 10 रुपये इसमें जोड़ देंगे मजदूरी में, यानी कि वेजेस में। मजदूरी को वेजेस कहते हैं। वेजेस में देखिए 10 रुपीज़ ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा 10 रुपीज़ ये ऐड किया हुआ है, तो 10 रुपीज़ जोड़ के 310 हो गया। और दूसरी तरफ कहाँ लिखेंगे? लाइब्रेरीज में लिख देंगे इसको 10 रुपीज़। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका पूर्वदत्त टैक्स। पूर्वदत्त का मतलब पहले दे दिया, तो टैक्स पहले दे दिया तो माइनस करेंगे उसमें। टैक्स में से देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स लिखा होगा डेबिट में, तो उसमें से माइनस कर देंगे। कितना है आपका टैक्स का? ये टैक्स 10 रुपीज़ माइनस कर दिया, 50 रुपीज़ आ गया आपका। और दूसरा ये टैक्स एडवांस में दे दिया, तो ये हमारी एसेट्स है। यहाँ देखिए प्रीपेड टैक्स 10 रुपीज़ ये लिखा हुआ है, प्रीपेड टैक्स 10 रुपीज़। इसके बाद एसेट्स में लिख देंगे इसको। अब आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखिए क्या है, अशोध ऋण हो गया, टैक्स का हो गया, ठीक है। और हाँ, एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था हिरास अचल संपत्तियों पर 120 रुपये हिरास। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो लिखा हुआ है वो आप देखें कहाँ लिखा हुआ है आपका? तलपट में लिखा हुआ। और जब तलपट में डेप्रिसिएशन लिखा जाता है तो केवल एक ही जगह लिखा जाता है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर एडजस्टमेंट में होता तो संपत्ति में से ही माइनस होता और प्रॉफिट एंड लॉस में। तो तलपट का अचल संपत्तियों पर 120 रुपये लिख दिया। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट का ये देखिएगा डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट 120 रुपये। अब आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लीजिएगा। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 7,410 और 1,350 का टोटल जो हो गया वो 8,760 रुपये। कितना टोटल हो गया ये? 8,760 रुपये ये टोटल, ठीक है, 8,760 रुपये। इस 8,760 में से आप डेबिट में जो अमाउंट लिखी है उसके टोटल को माइनस कर दीजिएगा। आप डेबिट में कहाँ तक की अमाउंट लिखी हुई है देखिएगा। डेबिट में जो अमाउंट लिखी है वो लिखी है ये वाली, ये 1260 से शुरू होगी, ठीक है, 1260, 4950, 310 और 70, यहाँ तक का टोटल करिएगा, रफ पे कर लीजिएगा और इसको माइनस कर दीजिएगा 8,760 में से। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 2,170 रुपये। अब 2,170 जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे और 40 रुपीज़ कमीशन का ऐड कर दिया तो 2,210 हो गया। और 2,210 में से ये 550, 120, 138 इनका टोटल रफ पे करिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 1,402 रुपये। इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे 1,402 रुपये को, यानी कि कैपिटल में 4500 में 1,402 रुपये ऐड करेंगे। भाई प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी और लॉस होता तो कैपिटल कम हो जाती। वैसे थोड़ा इसमें भी सीक्वेंस आप रख लीजिएगा, क्रेडिटर्स को ऊपर लिखें, फिर आउटस्टैंडिंग को लिखें, फिर ये कैपिटल को नीचे कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आंसर ऐसे भी आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा ये। तो ये जब ऐड कर दिया तो 5,4,902 हो गया। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लीजिए और दोनों साइड के बैलेंस शीट का जो टोटल आता है वो हमेशा बराबर आता है। तो हमारे जो दोनों साइड का टोटल आ रहा है वो 6,532, 6,532 आया है। आई थिंक आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आपको 4-5 बार देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो चैप्टर है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे हर क्लास मोस्टली क्लासेस में इसको पढ़ने को मिला करता है। ये बेस भी होता है और सारी चीज़ों का, ठीक है। और जिन बच्चों ने अगर मेरी पिछली वीडियो जो सिंपल फाइनल अकाउंट्स की थी विदाउट एडजस्टमेंट वाली
वो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को अलग अलग बनाना सिखाया है। उसको देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोशिश करिएगा इंग्लिश में कन्वर्ट होने की, इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो जाइएगा आप, इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे सारे सब चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती हैं। थैंक यू।